पिछले वीडियो में हमने देखा कि जब एक एल्युमिनियम की छड़ को जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसको कहाँ पर रखे थे न चुंबकीय क्षेत्र में रखे थे और कैसा रखे थे एक दूसरे के लंबवत में। तब क्या हुआ था कि इस एल्युमिनियम की छड़ पर बल लगा था। तो इसी के संबंध में हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए उपरोक्त क्रियाकलाप में छड़ के विस्थापन से हमें यह संकेत मिलता है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर एल्युमिनियम की विद्युत धारावाही छड़ पर एक बल आरोपित होता है। देखिए ऊपर के क्रियाकलाप में हम लोग क्या देखे थे कि छड़ विस्थापित हुआ था, मतलब वो अपनी दिशा से दूसरी तरफ विस्थापित हुआ, मतलब क्या दूर चला गया था। तो क्रियाकलाप में क्या देखने मिला था आपको न, छड़ जो है विस्थापित हो गया था, एक स्थान से दूसरे स्थान में चला गया था। तो इससे यही संकेत मिलता है ना कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर एल्युमिनियम की जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी उस छड़ पर बल आरोपित हुआ है, उस पर बल लगा है। और यह भी संकेत मिलता है कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित करने पर बल की दिशा भी उत्क्रमित हो जाती है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बल लगा, ये बात तो क्लियर है कि बल लगने के कारण वो विस्थापित हुआ। उसके बाद ये भी बताया गया है कि चालक में जो विद्युत धारा की दिशा अगर बदल देते हैं तो बल की दिशा भी बदल जाती है। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा के बदलने से क्या होता है, उसमें बल की दिशा भी बदल जाती है। अब चुंबक के ध्रुवों पर परस्पर बदलकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊर्ध्वाधर अधोमुखी कीजिए। देखिए अब क्या बोला है कि चुंबक का ध्रुव को बदल दीजिए, मतलब चुंबक को पलटिए। ठीक है, चुंबक को पलटिए। जैसे मान लेते हैं कि पहले ऊपर में एस ध्रुव है, मान लेते ऊपर में एस है, नीचे एन है। ठीक है, अब इसको बदल दीजिए। अब बदल के क्या कर दीजिए, पलट के मान के ऐसे रख दिए, ऐसे ये नाल चुंबक है तो अब ऊपर में कर दिए एन, नीचे एस। मैंने वही बोलना है कि आप चुंबक को भी बदल सकते हैं। तो इसे लिखा है कि अब चुंबक के ध्रुवों को परस्पर बदलकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊर्ध्वाधर अधोमुखी कीजिए। मतलब जैसे चुंबक को बदलिएगा तो चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा है वो भी बदल जाएगा। पहले कैसा था देखिए, तो पहले देखिए नीचे से ऊपर की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं चुंबक के बाहर एन से एस की तरफ जाता है। और यदि आप इसको पलट के रखिएगा तो इसका मतलब कि ये एन का काम करेगा, ये एस का काम करेगा, तो अब क्या होगा, नीचे की दिशा में जाएगा। वही बोलना चाह रहा है। एक बार पुनः यह दिखाई देता है कि विद्युत धारावाही छड़ पर आरोपित बल की दिशा उत्क्रमित हो जाती है। मतलब मान लेते हैं कि आप करंट की दिशा नहीं बदल रहे हैं, करंट की दिशा नहीं बदल रहे हैं छड़ में, आप क्या बदलें, चुंबक का ध्रुव को ही बदल दिए। ऐसे क्रम में रखें कि अब विपरीत हो गया पहले की तुलना में। इससे यह प्रदर्शित होता है कि चालक पर आरोपित बल की दिशा विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों पर निर्भर करती है। देखिए ध्यान से, मतलब यहाँ यही बोलना चाह रहा है कि चालक पर जो बल लगा, ठीक है, चालक पर जो बल लगता है वो दो चीज़ों पर निर्भर किया। पहली बात विद्युत धारा की दिशा, दूसरी किस पर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। मतलब ये दोनों दिशा बल पर काम करता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और विद्युत धारा की दिशा, ये दोनों ही चालक के बल पर, जैसे चालक पर बल लगता है तो उसके लिए इनकी दिशा भी इंपॉर्टेंट है, मतलब इनकी दिशा पर निर्भर करता है। प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि छड़ में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। देखिए बल उस समय, चालक में बल सबसे ज़्यादा उस समय होता है जब विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों एक दूसरे पर लंबवत हो, दोनों एक दूसरे पर समकोण पर 90 डिग्री पर स्थित हो, उस समय सबसे ज़्यादा बल लगता है। ठीक है,
ये क्या लिखा है, अथवा छड़ पर आरोपित बल का परिणाम उच्चतम, मतलब बल पर छड़ पर सबसे ज्यादा बल कब लगेगा, जब विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत होती है। ऐसी स्थिति में चालक पर आरोपित बल की दिशा का पता हम एक सरल नियम द्वारा लगा सकते हैं। देखिए, जिस समय अधिकतम बल लगता है चालक पर, कब लगता है, जब चालक पर विद्युत धारा जब जा रही होती है तो विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत होती है। तो इसको हम एक सरल नियम से भी पता लगा सकते हैं, एक सरल नियम द्वारा हम जांच सकते हैं। तो आइए उसी सरल नियम को समझने का प्रयास करते हैं। क्रियाकलाप 12.7 में हमने विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को परस्पर लंबवत रखकर विचार किया था। देखिए, 12.7 का जो क्रियाकलाप है उस पर हमने क्या देखा था, विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे से लंबवत रखकर विचार किए थे, और यह पाया कि चालक पर आरोपित बल, तार पर, एल्युमिनियम की तार यानी चालक पर जो बल लगा था इन दोनों के लंबवत है। मतलब अभी बताता हूं, जैसे ये विद्युत धारा की दिशा ऐसे है, ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है, ठीक है। अब बल देखिए इनके, इन दोनों के लंबवत में गया है, मतलब कह सकते हैं तीनों एक दूसरे के लंबवत में है, चुंबकीय क्षेत्र, बल और विद्युत धारा। इन तीनों दिशाओं की व्याख्या, अगर आप इन तीनों दिशाओं की अगर आप वर्णन करना चाहते हैं, व्याख्या करना चाहते हैं, तो एक सरल सा नियम है जिसे फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहते हैं, यानी कि बायां हाथ का नियम। क्या जानने के लिए, बल, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा, इन तीनों को आसानी से आप समझ सकते हैं फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। मतलब अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको पता है, विद्युत धारा की भी दिशा आपको पता है, तो वाम हस्त नियम से आपको आसानी से पता चल जाएगा कि बल किस ओर लगेगा। तो आइए समझते हैं इसको और डिटेल से। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, ठीक है, बाएं हाथ की तर्जनी यानी कि ये हुआ तर्जनी उंगली, मध्यमा तो ये हुआ मध्यमा, और अंगूठा ये रहा अंगूठा, इस प्रकार फैलाइए। मतलब आप क्या कीजिएगा, तर्जनी उंगली, मध्यमा और अंगूठा, वो भी किस हाथ का, बाएं हाथ का, इस प्रकार फैलाइए, यानी इसके जैसे चित्र में दिखाया गया ना, इसके अनुसार फैलाइए। ऐसा फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे पर लंबवत हो। देखिए, ये तर्जनी और अंगूठा देखिए 90 डिग्री में है, उसको देखिए, ये अंगूठा और इधर आया है आपका मध्यमा वाला विद्युत धारा के लिए, देखो ये 90 डिग्री में है, ये देखिए तर्जनी और ये मध्यमा, ये देखिए 90 डिग्री में, मतलब तीनों एक दूसरे के लंबवत है। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, देखिए ये अगर तर्जनी क्या सूचित कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है। ये मध्यमा क्या बता रहा है, विद्युत धारा की दिशा को बता रहा है। तर्जनी उंगली बता रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा उंगली क्या बता रहा है, विद्युत धारा की दिशा। तो अंगूठा चालक की गति की दिशा, मतलब ये अंगूठा क्या बताएगा, चालक की गति, मतलब चालक किस ओर गति कर रहा है, या दूसरे शब्दों में कहें चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। यानी कि ये बल मतलब चालक पर जो बल लगा है ना, तो किस ओर लगा है, यही अंगूठा बताता है। विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, माइक्रोफोन, विद्युत मापक यंत्र, कुछ ऐसी युक्तियां हैं, कुछ ऐसे डिवाइस हैं जिनमें विद्युत धारा, वाही चालक और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग होता है। मतलब अभी यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं ना, इन सभी में चुंबकीय क्षेत्र भी यूज होता है और विद्युत धारा, ठीक है। यानी कि विद्युत धारावाही चालक इसमें रहता है, विद्युत धारावाही चालक रहता है और चुंबकीय क्षेत्र का भी प्रयोग होता है। अब समझेंगे
औषध में चुंबकत्व, मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में भी देखिए चुंबक का प्रयोग होता है। चुंबक के गुणों का, चुंबकीय क्षेत्र का चिकित्सा में भी यूज होता है। तो आइए समझते हैं किस प्रकार। विद्युत धारा सदैव, विद्युत धारा जो होता है ना, सदैव चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। देखो, ये हम लोग इस अध्याय की शुरुआत से ही समझे हैं कि विद्युत धारा सदैव क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यहां तक कि हमारे शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं के अनुदिश गमन करने वाली दुर्बल आयन धाराएं भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। देखो, हम लोग का जो शरीर में जो तंत्रिका कोशिका है, उसमें जो आयन जो है, जो दुर्बल आयन, जब ये मूव करते हैं, गमन करते हैं, तो उनके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी कि हमारे शरीर में भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब हम किसी वस्तु को स्पर्श करते हैं, यानी कि जब हम किसी वस्तु को छूते हैं, तो हमारी तंत्रिकाएं एक विद्युत आवेग का उस पेशी तक वहन करती है जिसका हमें उपयोग करना है। देखिए, जब हम किसी वस्तु को छूते हैं ना, तो हमारी तंत्रिका एक विद्युत आवेग उत्पन्न करता है, उस पेशी तक वहन करती है, वहां तक, उस पेशी तक जाती है जहां हमको उसका उपयोग करना है। यह आवेग एक अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब ये आवेग आगे बढ़ता है ना, तब ये अस्थायी, मतलब टेम्पोररी, अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये क्षेत्र अति दुर्बल होते हैं, मतलब बहुत ही कमजोर टाइप का होता है, तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में उसके 1/10वें भाग के बराबर होते हैं। मतलब हम लोग के शरीर में जो चुंबकीय क्षेत्र आवेग में उत्पन्न हुआ, विद्युत आवेग के कारण हमारे शरीर में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, वो इतने दुर्बल होते हैं। इसकी तुलना अगर हम पृथ्वी से करें, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में कितना होता, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 1/10वें भाग के बराबर होता है। मानव शरीर के 2 मुख्य भाग जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना महत्वपूर्ण है। देखिए, मनुष्य के शरीर में ऐसे 2 भाग हैं जहां पर चुंबकीय क्षेत्र महत्वपूर्ण है, वहां उत्पन्न होता है। वे कहाँ पर हैं? वे हैं हृदय में और मस्तिष्क। हृदय और मस्तिष्क एक महत्वपूर्ण भाग है मनुष्य के शरीर का, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, मतलब यहां पर महत्वपूर्ण है। शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शरीर के विभिन्न भागों के प्रतिबिंब प्राप्त करने का आधार बनता है। देखिए, इंपॉर्टेंट बात लिखा है, किस प्रकार ये चिकित्सा में यूज होता है वो देखिए। शरीर के भीतर क्या होता है, तंत्रिका कोशिकाओं में जब आयन आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग के शरीर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यही शरीर के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र है, शरीर के अंदर के भागों का प्रतिबिंब प्राप्त करने में, उसका चित्र प्राप्त करने में मदद करता है, यानी आधार बनता है। ऐसा एक विशेष तकनीक जिसे चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन कहते हैं। मतलब इस प्रकार से जो चित्र बना, यानी कि प्रतिबिंब जो प्राप्त हुआ शरीर के अंदर का, किसके कारण? चुंबकीय क्षेत्र के कारण, तो इसे क्या कहते हैं? चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन कहते हैं। यानी इंग्लिश में मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी कि MRI के उपयोग द्वारा किया जाता है। मतलब शरीर के अंदर के जो भागों का जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वो MRI की सहायता से प्राप्त करते हैं। चिकित्सा निदान में इन प्रतिबिंबों का विश्लेषण सहायक होता है। जैसे कि जहाँ पर चिकित्सा उन्हें इलाज होता है या चिकित्सा किया जाता है, तो इसको समझने में, अंदर के भागों को जानकारी हासिल करने में ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार चिकित्सा विज्ञान में चुंबकत्व के महत्वपूर्ण उपयोग हैं। अतः तो हम ये बोल ही सकते हैं, अतः हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि चिकित्सा विज्ञान में चुंबकत्व का महत्वपूर्ण उपयोग है। घरेलू विद्युत परिपथ। देखिए,
घर में किस प्रकार का विद्युत का परिपथ होता है, अब उसको समझेंगे। हम अपने घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति मुख्य तारों से प्राप्त करते हैं। मुख्य तार को हम लोग जिसे मेष भी कहेंगे। कहता है हमें घर में जो विद्युत शक्ति हम जो यूज़ करते हैं, विद्युत शक्ति जो प्रयोग कर रहे हैं, तो हमारे घर में कैसे आता है, हमारे घर में मुख्य तारों से प्राप्त करते हैं। मतलब हम लोग जो पोल से, इलेक्ट्रिक पोल से, मुख्य तार से घर तक क्या करते हैं, विद्युत शक्ति को लाते हैं। ये मुख्य तार या तो धरती पर लगे विद्युत खंभों के सहारे अथवा भूमिगत केबलों से हमारे घरों तक आते हैं। देखो कई जगह पर क्या होता है कि भूमि के अंदर से केबल के माध्यम से पहुंचाया जाता है, और बहुत जगह पर हम लोग क्या देखते हैं, जमीन पर जो विद्युत खंभे होते हैं उसकी सहायता से। इस आपूर्ति के तारों में से एक तार को जिस पर प्रायः लाल पर विद्युत रोधी आवरण होता है उसे विधुन्मय तार यानी अथवा धनात्मक तार कहते हैं। देखिए जिसमें हमें तार से जो विद्युत आपूर्ति होता है और जिस तार में लाल रंग का जो विद्युत रोधी आवरण जो कवर लगा होता है लाल रंग का, उसे विधुन्मय तार अथवा धनात्मक तार कहते हैं। अन्य तार को जिस पर काला आवरण होता है, जिस पर क्या होता है, काला आवरण होता है, उसे उदासीन तार अथवा ऋणात्मक तार कहते हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए विधुन्मय तार जो लाल रंग का है, और ये देखिए काला जिसको उदासीन तार। ठीक है, हमारे देश में इन दोनों तारों के बीच, हमारे देश में जो विधुन्मय तार और उदासीन तार, इन दोनों के बीच अगर हम बात करें तो 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। कितना? 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। घर में लगे मीटर बोर्ड में, घर में जो मीटर बोर्ड होता है ना, ये तार मुख्य फ्यूज से होते हुए एक विद्युत मीटर में प्रवेश करते हैं। घर में मीटर बोर्ड में ये तार मुख्य फ्यूज से होते हुए विद्युत मीटर में प्रवेश करते हैं। अब मैं समझाता हूं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले देखिए खंभों से तार आया, और सबसे पहले कहाँ आया, देखिए विद्युत प्रदाय बोर्ड का फ्यूज, ये देखिए। उसके बाद कहाँ पर आया, विद्युत तापी। उसके बाद देखिए विद्युत का जो यहाँ पर लिखा है वितरण बॉक्स है, ये क्या है, मतलब यहाँ से जो बांटेगा वितरण बॉक्स, जिसमें मुख्य स्विच होता है। इसमें क्या होता है, मुख्य स्विच लगा होता है, और इसमें क्या होता है, प्रत्येक परिपथ के लिए अलग अलग फ्यूज भी होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, घर में लगे मीटर बोर्ड में ये तार मुख्य फ्यूज से होते हुए एक विद्युत मीटर में प्रवेश करते हैं। इन्हें मुख्य स्विच से होते हुए घर के लाइन तारों में समायोजित किया जाता है। इन्हें क्या करता है, तार को मुख्य स्विच से होते हुए घर के लाइन तारों से जोड़ना होता है, संयोजित करना होता है। ये तार घर के पृथक पृथक परिपथों में, यहाँ के बाद तार क्या होता है, घर के अलग अलग परिपथों में, ठीक है, आपूर्ति करते हैं, विद्युत आपूर्ति करते हैं अलग अलग परिपथ से होते हुए। प्रायः घरों में 2 पृथक परिपथ होते हैं। हम लोग अपने घर में जो परिपथ होता है विद्युत के लिए, जो तार का जो परिपथ बनाते हैं ना, वो 2 प्रकार का परिपथ बनाते हैं। एक परिपथ जो 15 एम्पियर वाला होता है, 15 एम्पियर का विद्युत धारा अनुपातांक के लिए, जिसका उपयोग उच्च शक्ति वाले विद्युत साधित्रों, मतलब जिसमें 15 एम्पियर का होता है ना, उस परिपथ में उच्च शक्ति वाले विद्युत साधित्रों को जोड़ते हैं। जैसे कि गीजर जोड़ते हैं,
वायु, सितित्र, शीतित्र है ना, यानी जिसको हम कूलर कहते हैं इंग्लिश में। मतलब जिसमें 15 एम्पियर का जो परिपथ होता है उसमें उच्च शक्ति वाले विद्युत साधित्रों को जोड़ा जाता है, जैसे कि गीजर, वायु, शीतित्र, कूलर है ना आदि के लिए किया जाता है। और दूसरा विद्युत परिपथ होता है 5 एम्पियर का, जिसमें 5 एम्पियर का विद्युत धारा अनुपातांक के लिए होता है। मतलब 2 वैल्यू वाला परिपथ होता है, एक जिसमें उच्च शक्ति वाला विद्युत साधित्रों को जोड़ने के लिए 15 एम्पियर, और एक होता है 5 एम्पियर विद्युत धारा का अनुपातांक के लिए। तो इसमें क्या जोड़ते हैं, जिससे बल्ब, पंखे आदि चलाए जाते हैं। भूसंपर्क तार जिस पर प्रायः हरा विद्युत रोधी आवरण होता है। देखिए एक अलग तार की बात करते हैं हम लोग। भूसंपर्क तार जो मतलब जमीन के साथ जुड़ा रहता है उसी कहते हैं भूसंपर्क तार, और ये प्रायः हरा विद्युत रोधी आवरण होता है, मतलब इसके ऊपर हरे रंग का आवरण होता है। घर के निकट भूमि के भीतर, घर के सामने भूमि के भीतर बहुत गहराई पर स्थित धातु की प्लेट से संयोजित होता है। मतलब ये तार क्या होता है, घर के सामने जमीन के नीचे बहुत अंदर धातु के प्लेट के साथ जुड़ा होता है। इस तार का उपयोग विशेषकर विद्युत इस्त्री, टोस्टर, मेज का पंखा, रेफ्रिजरेटर आदि धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों में सुरक्षा के उपाय के रूप में किया जाता है। मतलब इस तार का प्रयोग उन विद्युत साधित्रों के साथ किया जाता है जो धातु का आवरण होता है, जो मेटल का बना होता है उसका कवर। तो ऐसे साधित्रों को उसकी सुरक्षा के लिए इस तार का प्रयोग करते हैं। मतलब किसका, भूसंपर्क तार का। धातु के आवरणों से संयोजित, जब धातु के आवरण से जब जुड़ जाता है ये तार, भूसंपर्क तार, तो विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चालन पथ प्रस्तुत करता है। देखिए जब ये भूसंपर्क तार किससे जुड़ गया, धातु के आवरण से जुड़ जाता है, तब क्या होता है, इसके जुड़ने से अल्प प्रतिरोध का, ये अल्प प्रतिरोध उत्पन्न करा देता है उस चालन पथ पर। मतलब जिसे जुड़ गया ना भूसंपर्क तार, विद्युत जो धातु का जो आवरण था उसे जुड़ जाने से क्या करता है, अल्प प्रतिरोध का क्षेत्र उत्पन्न करता है। मतलब अल्प प्रतिरोध उत्पन्न करता है, चालन पथ प्रस्तुत करता है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि साधित्र के धात्विक आवरण में विद्युत धारा का कोई क्षरण होने पर उस साधित्र का विभव भूमि के विभव के बराबर हो जाएगा। देखिए क्या बोलना चाह रहा है, अगर किसी कारणवश क्या होता है जिसमें धातु का आवरण लगा है और ऐसे मशीन, ऐसे साधित्र, ठीक है, किसी कारण क्या होता है कि वो टच कर जाता है, उसके अंदर जो तार है ना, धातु के अंदर, मतलब जो बिजली का सामान जो धातु के आवरण से है और उसके अंदर तार गया है, और किसी कारणवश वो तार उसके विद्युत में उसके आवरण से टच कर गया, तब क्या होता है, साधित्र का जो विभव है वो भूमि के विभव के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे टच किया तो उसमें क्या जुड़ा था, भूसंपर्क तार। तो कह सकते हैं साधित्र का विभव किसके बराबर हो जाएगा, जमीन के विभव के बराबर हो जाएगा, यानी भूमि के विभव के बराबर हो जाएगा। क्योंकि धातु का जो आवरण था भूसंपर्क तार से जुड़ गया और कह सकते हैं सीधा संपर्क हो गया जमीन के साथ। फलस्वरूप इस साधित्र को उपयोग करने वाला व्यक्ति तीव्र विद्युत आघात से सुरक्षित बचा रहता है। मतलब क्या होता है, जो धातु का जो साधित्र था जिसको कोई व्यक्ति प्रयोग कर रहा था और तार, उसमें विद्युत वाला तार टच कर गया किसमें, उसके आवरण में,
तो इससे क्या होता है कि वो विद्युत उस धातु वाले आवरण से होते हुए, भू संपर्क तार से होते हुए जमीन में चला जाता है। इससे क्या होता है, जो व्यक्ति उसको यूज कर रहा था, प्रयोग कर रहा था, वो घातक विद्युत के घातक आघात से सुरक्षित बचा रहता है। चित्र 12.15 में सामान्य घरेलू विद्युत परिपथों में से किसी एक परिपथ का व्यवस्था आरेख दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पर किसी एक घरेलू परिपथ की व्यवस्था को दिखाया गया है। देखिए ध्यान से, मतलब एक परिपथ है, ठीक है। तो परिपथ का क्या है, ये व्यवस्था आरेख दर्शाया गया है। प्रत्येक पृथक विद्युत परिपथ में जितने भी अलग अलग जो परिपथ हैं, भिन्न भिन्न जो परिपथ बना हुआ विद्युत परिपथ, हर परिपथ में विद्युन्मय तथा उदासीन तार होता है, और यही विद्युन्मय और उदासीन तारों के बीच विभिन्न विद्युत साधित्रों को संयोजित किया जा सकता है। मतलब सभी विद्युत के जो मशीन होते हैं, उपकरण होते हैं, इनको जोड़ा जाता है। प्रत्येक साधित्र का मतलब प्रत्येक डिवाइस का, साधित्र मतलब कोई मशीन जो लाइन से चल रहा है, तो प्रत्येक साधित्र का अपना पृथक मतलब अलग ऑन ऑफ स्विच होता है। मतलब जितने भी साधित्र जुड़े हैं, सभी साधित्र के लिए अलग अलग स्विच होता है, ताकि इच्छा अनुसार उनमें विद्युत धारा प्रवाहित कराई जा सके। सभी साधित्रों को समान वोल्टता मिल सके, जितने भी साधित्र हैं सभी को एक जैसे वोल्टेज मिल सके, वोल्टता मिल सके, इसके लिए उन्हें परस्पर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है, मतलब पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है, ताकि उनको क्या मिल सके, एक समान रूप से वोल्टता वोल्टेज मिल सके। विद्युत फ्यूज सभी घरेलू परिपथों का एक महत्वपूर्ण अवयव होता है। देखिए, घर में जितने भी परिपथ हैं, उन सभी परिपथों में एक महत्वपूर्ण भाग क्या है, विद्युत फ्यूज। पिछले अध्याय में, यानी कि इससे पहला चैप्टर जो हम लोग, इससे पिछला जो है, पिछले अध्याय में हम विद्युत फ्यूज के सिद्धांत एवं कार्य विधि के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। मतलब हम लोगों ने फ्यूज के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, उसके सिद्धांत और उसके कार्य विधि। विद्युत परिपथ में लगा फ्यूज, देखो विद्युत परिपथ में जो फ्यूज लगा होता है ना, वो परिपथ तथा साधित्र को अतिभारण के कारण होने वाले क्षति से बचाता है। मतलब फ्यूज क्या करता है, अतिभारण के कारण होने वाला जो क्षति, जो नुकसान, उससे हमें बचाता है। जब विद्युन्मय तार, ठीक है, और उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं, विद्युन्मय तार और उदासीन तार जब एक संपर्क में आते हैं एक साथ, मतलब सीधे संपर्क में जब आ जाते हैं, तो इसी को ही क्या कहते हैं, अतिभारण। तो इसको कहते हैं अतिभारण हो सकता है, कैसे, विद्युन्मय तार और उदासीन तार के संपर्क होने से। अब प्रश्न ये उठता है कि ये कैसे होता है, अतिभारण होने का चांसेस क्या है। तो देखिए लिखा हुआ है, यह तब होता है जब तारों का विद्युत रोधन क्षतिग्रस्त हो जाता है। मतलब तार का ऊपर जो विद्युत कवर जो है, उसके हट जाने से क्या होगा, वो नग्न हो जाएगा तार, विद्युन्मय तार भी नग्न हो जाएगा और उदासीन तार भी नग्न हो जाएगा। इस वजह से क्या होगा, सीधे दोनों संपर्क में आ जाएंगे। अथवा साधित्र में कोई दोष होता है, तो इस वजह से भी हो सकता है। साधित्र में अगर कोई दोष है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है। देखिए, अतिभारण के सिचुएशन में क्या होता है, अतिभारण के सिचुएशन में परिपथ में विद्युत धारा अचानक ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसे लघु पतन कहते हैं, ठीक है। अचानक जब बढ़ जाता है ना विद्युत धारा, तो इसे क्या कहते हैं, इसे लघु पतन कहते हैं।
विद्युत फ्यूज का उपयोग विद्युत परिपथ तथा विद्युत साधित्र को अवांछनीय उच्च विद्युत धारा के प्रवाह को समाप्त करके संभावित क्षति से बचाना है। अगर विद्युत फ्यूज का उपयोग करते हैं तो विद्युत परिपथ में और साधित्र को बहुत ज़्यादा अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, बहुत ज़्यादा अगर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा, उससे क्या होगा कि विद्युत परिपथ को हमको बचाना है, विद्युत साधित्र को बचाना है, तो ये फ्यूज मदद करता है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा विद्युत धारा की प्रवाह को से हमें कौन बचाता है? विद्युत धारा बहुत ज़्यादा प्रवाहित होने लगता है, मतलब उच्च विद्युत धारा जब प्रवाहित होने लगता है, तब विद्युत फ्यूज ही विद्युत परिपथ को और विद्युत साधित्र को उसको क्षति होने से बचाता है। फ्यूजों में होने वाला जूल तापन फ्यूज को पिघला देते हैं। देखिए, जब उच्च तापमान हो जाता है, मतलब जब बहुत ज़्यादा उच्च वैल्यू का, उच्च मान का जब विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है, तो उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से विद्युत जब बहुत ज़्यादा मान में जाने लगता है ना, तो फ्यूज का तार गर्म होने लगता है। उच्च वैल्यू का विद्युत धारा की वजह से क्या होता है? फ्यूज का तार गर्म होने लगता है और अंत में वो पिघल के टूट जाता है। अब फ्यूज टूट गया मतलब क्या हुआ? विद्युत परिपथ टूट गया, यानी कि अब करंट फ्लो नहीं होगा, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। आपूर्ति वोल्टता में दुर्घटनावश होने वाली वृद्धि से भी कभी कभी अतिभारण हो सकता है। देखिए क्या लिखा है, आपूर्ति वोल्टता में दुर्घटनावश होने वाली वृद्धि से भी कभी कभी क्या होगा? अतिभारण हो सकता है। या कभी कभी एक ही सॉकेट से बहुत से विद्युत साधित्रों को संयोजित करने से, माने कई सारे विद्युत साधित्रों को एक ही सॉकेट में जोड़ देंगे ना, तो ऐसी स्थिति में भी अतिभारण हो जाता